कुएं के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। पर्याप्त समय नहीं होने की वजह से आज सुनवाई टल गई। अब अगली तारीख तय होने पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने याचिका में कुएं की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। मस्जिद कमेटी चाहती है कि कुएं की यथास्थिति बरकरार रहे, जबकि यूपी सरकार उनका कायाकल्प करना चाहती है। वहीं यूपी सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि कुएं ही नहीं, मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। यानी कि बात तो कुएं के हक को लेकर हो रही थी, लेकिन यूपी सरकार ने मस्जिद को सरकारी जमीन पर बना हुआ बता दिया है, दावा ठोक दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की संभल से जुड़ी हुई, जहां पर कुएं की यथास्थिति बनाने को लेकर पहुंची कोर्ट। मामले में अब मस्जिद सरकारी जमीन पर है, ये एक नई बात सामने आ गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से दावा पेश किया गया है कि जो मस्जिद है वो भी सरकारी जमीन पर बनी हुई। दूसरी तरफ आपको बता दें इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तारीख तय होनी है कि कब सुनवाई होगी। तो भले ही आज सुनवाई ना हो पाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का मुख्य अंश आपको 1 to 1 पढ़कर सुनाता हूं कि यूपी सरकार ने संभल कुआं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में क्या वादा किया है और दावा क्या किया है। दरअसल यूपी सरकार ने कुएं पर दावा किया है कि स्थानीय लोग इसे धारनी वराह कूप के तौर पर भी जानते हैं। यह कोर्ट में दावा किया गया है सरकार की तरफ से। यह विवादित धार्मिक स्थल के नजदीक है, अंदर नहीं। इसका मस्जिद विवादित धार्मिक स्थल से कोई संबंध या कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि विवादित धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर बना हुआ है। और हमने ये भी जवाब दिया है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये कुआं सार्वजनिक कुआं है। ये तमाम दावे पेश किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोर्ट में। तो ये दावा कोर्ट में पेश कर दिया गया है, लेकिन सुनवाई अभी होनी बाकी है। अब इन तस्वीरों से इस पूरे मामले को आप समझिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद कमेटी कुएं की यथास्थिति के लिए कोर्ट पहुंची, जिस पर योगी सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। और इस स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुआं ही नहीं, मस्जिद भी पब्लिक लैंड पर बनी हुई है। यानी कि कुआं तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ही, लेकिन मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो अब न सिर्फ कुआं बल्कि मस्जिद को लेकर भी कोर्ट में सरकार की तरफ से दावा पेश कर दिया गया है और कहा गया है कि न सिर्फ कुआं पब्लिक प्रॉपर्टी है, बल्कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है संभल में, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकार की जमीन है। अब आपको स्टेटस रिपोर्ट की बड़ी बातें डिटेल में बताते हैं कि इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहा गया। जो स्टेटस रिपोर्ट योगी सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कुआं है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यह इसी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया है। कुआं मस्जिद का हिस्सा नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुआं मस्जिद के पास है, अंदर नहीं है। सरकारी जमीन पर मस्जिद है। संभव यह है कि मस्जिद कमेटी को सबसे बड़ा झटका यह लगा हो कि अब कुएं के हक पर ही नहीं, मस्जिद पर भी संकट मंडराने लगा है। दरअसल योगी सरकार ने 19 कुओं के कायाकल्प की योजना बनाई है, जिनके जीर्णोद्धार के लिए संभल को पहचान मिली थी। यानी कि जिन कुओं से संभल की पहचान है, उन कुओं के जीर्णोद्धार के लिए एक प्लान तैयार किया गया सरकार की तरफ से, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर आकर्षित हों, पहुंचे वहां पर। योगी सरकार यह भी प्लान कर रही है कि कुएं के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी डेवलप किया जाए, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहां पर हो। यह भी एक योजना सरकार की तरफ से है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अनुज मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव श्रीवास्तव संभल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अनुज, कोर्ट में आज क्या हुआ? अगली तारीख मिली या नहीं मिली? जी देखिए, कोर्ट चूंकि आज चीफ जस्टिस की जो बेंच थी वो 1 बजे तक ही बैठी थी, और जिस तरीके से ये जो पूरा मामला था वो 47वें नंबर पे था, और यही वजह थी कि बेंच पर्याप्त समय न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले में अगली तारीख तय होनी है कि अगली तारीख कौन सी मुकर्रर की जाए। उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई नेक्स्ट डेट पर होगी। लेकिन जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से
स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया उसमें कहीं न कहीं मस्जिद कमेटी पर तमाम सवाल भी खड़े किए गए हैं। जिस तरीके से सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो ये कुआं है वो कहीं न कहीं सरकारी जमीन पर है। न सिर्फ कुआं बल्कि जो मस्जिद है वो भी सरकारी जमीन पर है और मस्जिद कमेटी विकास नहीं होने देना चाहती। इसी वजह से वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। ये बड़ा सवाल यूपी सरकार की तरफ से कहा गया, जो हलफनामा दाखिल किया गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जो कुआं है वो सार्वजनिक है। जो फोटो पेश किए गए हैं मस्जिद कमेटी की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत है। गलत फोटो एक बार ग्राउंड पे मैं चल लेता हूं कोर्ट के। अनुज मैं लौट कर आऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। एक बार ग्राउंड पर चल लेते हैं कि एक तरफ दावा है मस्जिद कमेटी का, दूसरी तरफ स्टेटस रिपोर्ट है और तीसरी तरफ जहां मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त खड़े हैं वो ग्राउंड जीरो है। जरा गौरव बताइए कि ग्राउंड जीरो पर असलियत क्या है? बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस धरणी वाराह कूप का जिक्र हो रहा है उसकी तस्वीर मैं सबसे पहले दिखा दूं। दरअसल ये धरणी वाराह कूप है जिसका जिक्र होता है और 19 कूपों में से ये एक है जिसे संभल के 19 कूपों का शहर कहा जाता है। जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है यूपी सरकार द्वारा उसके मुताबिक 1978 के दंगों के बाद जो है इस कुएं को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और 1992 के आसपास जो है यहाँ पर एक पुलिस पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि ये जो कुआं है ये पूरी तरह से सरकारी जमीन पर बना हुआ और ये सार्वजनिक कुआं, यानी कि इसके पानी का इस्तेमाल और यहाँ साथ ही साथ पूजा पाठ करने का जो काम है वो सभी लोगों द्वारा किया जाता था। अब मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैं यहाँ पर कूप पे खड़ा हूं तो ये जो कोट मोहल्ला है, इस कोट का जो इधर का मोहल्ला है इस तरफ का वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका और दूसरी तरफ जो कोट का इधर सामने का मस्जिद का इलाका है ये पूरा हिंदू बाहुल्य इलाका। और यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस कुएं पर पूजन के लिए आते थे। लेकिन फिलहाल चूंकि 1992 के बाद से यहां पर बिल्कुल सब कुछ बंद है तो उसके बाद से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो बड़ा दावा है सरकार का ये कहना है कि ये इस कुएं को छोड़िए, ये तो मस्जिद का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन जो मस्जिद शाही जामा मस्जिद है संभल की वो भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। ये एक बड़ा खुलासा, बड़ा दावा जो है यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। अब इस मामले में हमने शाही जामा मस्जिद के से सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से यहां से स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया नहीं मिली है। क्योंकि मामला कोर्ट में है और वो लोग चाहते हैं कि कोर्ट के जरिए ही इस मामले में वो अपनी बात जो है कोर्ट के समक्ष रखें। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। अनुज भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। अगली तारीख कब की दी गई है उस पर और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कुएं को लेकर इतना विवाद क्यों है? एक तरफ मस्जिद कमेटी उस पर हक जता रही है तो दूसरी तरफ हिंदू आस्था का सवाल है जिसका लिंक है 1000 साल पुराने एक नक्शे से। आपको उस नक्शे के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं जो जामा मस्जिद और हरि मंदिर के दावे को नया मोड़ देता है। अब देखिए मैं नक्शे के साथ आपको ये डिटेल में समझाता हूं। ये देखिए जो आप नक्शा इस वक्त देख रहे हैं विंडो में, ये संभल तीर्थ क्षेत्र का नक्शा है। इस नक्शे का सोर्स स्कंद पुराण का जो अंतिम भाग है उससे ये नक्शा लिया गया है। इसमें संभल तीर्थ क्षेत्र के बारे में बहुत विस्तार से बातें बताई गई। संभल तीर्थ क्षेत्र में हरि मंदिर का जिक्र है और इस पूरे तीर्थ क्षेत्र में 87 स्थानों का जिक्र किया गया है। इसमें हरि मंदिर, कल्की मंदिर, हवन कुंड का भी जिक्र है। जिन 87 स्थानों का जिक्र है उसमें 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। कूप मतलब कुएं हैं। इस संभल क्षेत्र में 19 कुओं का जिक्र है। इसमें ये गोल गोल, अब देखिए ये जो गोल गोल आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है ये कुएं हैं, ये कूप हैं और इस तरह के कुओं का बहुत धार्मिक महत्व होता है। आपको पता होगा कि रामेश्वरम में इसी तरह के 22 कुएं, कहा जाता है कि उन कुओं में अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग नदियों का पानी होता है और उससे स्नान के बाद गर्भगृह में जाकर पूजा करते हैं। तो उसी ढंग से हरि मंदिर के चारों तरफ ऐसे 19 कुएं थे। ये प्राचीन स्कंद पुराण के भूमि वराह खंड में जो नक्शा है उसमें इसका विवरण है। उसमें से एक कुआं जो हरि मंदिर के ठीक नीचे बगल में सटा हुआ है, अब देखेंगे मैप में जरा, हाँ इसको जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, बगल में सटा हुआ है, उसे धरणी वराह कूप कहा गया है। जो स्कंद पुराण का नक्शा है उसके मुताबिक ये धरणी वराह कूप है। हरि मंदिर के ठीक बाईं तरफ कल्की मंदिर है जहां भगवान कल्की की प्रतिमा है
और जो कलयुग के देवता माने जाते हैं। कल्कि मंदिर आज भी मौजूद है, लेकिन आज यह हरि मंदिर अपने अस्तित्व की तलाश में। अब सवाल है कि वो हरि मंदिर कहां चला गया, और यही वजह है कि आस्था से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। और ये जो आप सबूत के तौर पर इसे मान सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। संभल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांवड़ियों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की। संभल पुलिस ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों पर किस तरह संभल पुलिस ने अधिकारी पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही कांवड़ियों के इस रैली में 101 किलो का घंटा भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे कांवड़िए खींच कर ले जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हरिद्वार से जल भरकर ला रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके संभल की सीमा में स्वागत किया जा रहा है। और आप देखें तो मौके पर इस वक्त खुद संभल जिले के एडिशनल एसपी श्रीश चंद व स्थानीय जो सीओ हैं कुलदीप कुमार और तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए एक किस तरीके की मेहनत जो है वो लोग करते हैं। शिवभक्त 101 किलो का घंटा, पूरे 101 किलो का घंटा जो है वो हरिद्वार से इसी तरह से खींचकर लोग जो हैं वो अपने अपने जगहों पर जा रहे हैं। और न सिर्फ पुलिस द्वारा इन सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, बल्कि उन्हें भोजन की हर चीज की व्यवस्था जो है वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बेहद दिलचस्प तस्वीर कि पुलिस वाले अपनी नौकरी में से समय निकालकर जो है जाहिर तौर पर इस तरीके से लगातार कांवड़ियों का स्वागत करते हुए, सत्कार करते हुए संभल की सीमा में नजर आ रहे हैं। और संभल जिसके महात्म के बारे में कहा जाता है कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं, और संभल का कलयुग में नाम शंभुवालय जो कि शिव से बना है, वहां पर शिवरात्रि की भक्ति और उसके उत्साह और माहौल को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस बार की जो शिवरात्रि है वो संभल के लिए अलग है। संभल की सीमा में पहुंचते ही कांवड़ियों का स्वागत संभल पुलिस के अधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा करके किया जा रहा है। साथ ही उन लोगों को अगर भोजन का इंतजाम, भंडारे की व्यवस्था की गई है, केला बांटा जा रहा है। और संभल जिले में कम से कम पहुंचने के बाद पहली जैसी कोई परिस्थितियां ना हो, कांवड़ियों को पूरी तरह से उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ उनकी इस शिव आराधना में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, इसकी पूरी कोशिशें अगर आप देखें तो संभल जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और संभल से लगातार, चूंकि हरिद्वार से जो कोई भी जल लेकर कांवड़ से गुजरता है और आगे बहजोई, बदायूं और अन्य जिलों की ओर जाता है, वहां पर इसे संभल के बीच से ही जाकर गुजरना होता है। और ऐसे में संभल की सीमा की शुरुआत होते ही तमाम संभल में जो कांवड़िए हैं उनका भव्य तरीके से स्वागत और उनके सभी सुविधाओं का जो ध्यान जो कि प्रशासन द्वारा उनको प्रदान किया जा सकता है, फिलहाल उसका रखा जा रहा है। संभल की सीमा में पहुंचते ही कांवड़ियों का स्वागत संभल पुलिस के अधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा करके किया जा रहा है। साथ ही उन लोगों को अगर भोजन का इंतजाम, भंडारे की व्यवस्था की गई है, केला बांटा जा रहा है। और संभल जिले में कम से कम पहुंचने के बाद पहली जैसी कोई परिस्थितियां ना हो, कांवड़ियों को पूरी तरह से उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ उनकी इस शिव आराधना में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, इसकी पूरी कोशिशें अगर आप देखें तो संभल जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और संभल से लगातार, चूंकि संभल में प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर मिलने के बाद भक्त बेहद उत्साहित। यह मंदिर कब मिला और कैसे इसका जीर्णोद्धार किया गया, अब यह भी आपको बताते हैं डिटेल में। संभल में पिछले साल अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को यह मंदिर मिला था और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से लेकर हनुमान तक की मूर्ति मिली थी। इसके अलावा भी मंदिर के गर्भगृह में कई खंडित मूर्तियां मिली। यह मंदिर मुख्य सड़क से करीब 500 मीटर अंदर गली में मौजूद। मंदिर के मिलने के बाद प्रशासन की ओर से जीर्णोद्धार किया गया और फिर यहां पर साफ सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू किया। यह मंदिर संभल में जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है उससे महज 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर सिर्फ दूर है। अब आपको बता दें कि यह प्राचीन मंदिर
70 गज में बना हुआ है और दावा किया जाता है कि 400 साल पुराना यह शिव का मंदिर है जो मिला था, जिसका जीर्णोद्धार किया गया और जिसको लेकर अब भक्त उत्साहित। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी गौरव और अनुज इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोर्ट में कूप को लेकर जो मामला गया था, यानी कि जो कुएं को लेकर मामला गया था, यथास्थिति बनाए रखने की जो मांग की गई थी मस्जिद कमेटी के द्वारा, उसको लेकर अभी मामला कोर्ट में है। लेकिन एक नई बात सामने आ गई है कि मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी को इस वक्त आप देख रहे हैं, गौरव मौजूद है, जो आपको बता रहे हैं कि कोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक बार फिर गौरव के पास चलते हैं। गौरव, हमने देखा, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, जहां पर पुष्प की वर्षा की जा रही थी, भक्त काफी उत्साहित थे, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, भक्तों को लग रहा है कि कुछ खोया हुआ था जो फिर से मिल गया है। अभी वहां का माहौल कैसा है? क्या भक्त पहुंच रहे हैं शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में? बिल्कुल, देखिए, जो उम्मीद जताई जा रही है कि कल बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो संध्या काल से ही, सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल से ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संभल से जो हरिद्वार या बाकी गंगा के घाट हैं वो ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो ज्यादातर जो कांवड़िए होते हैं वो रात के वक्त संभल में पहुंचते हैं। और इस बार जो खग्गू सराय में जिस मंदिर का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसका जीर्णोद्धार किया गया, जिसको पुनर्स्थापित किया गया, उस मंदिर में भी हजारों की संख्या में कांवड़िए इस बार पहुंचने की उम्मीद है। और लोगों के अंदर इस बात को उम्मीद है कि कम से कम वो धार्मिक स्थल जो संभल में कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से दबते चले गए, छुपते चले गए, उनके पुनर्जीवित होने के बाद से कम संभल जो शहर है, संभल जो तीर्थ है, उसका महात्म जो है वापस लौट रहा है। और इसको लेकर जाहिर तौर पर स्कंद पुराण में विस्तृत तौर पर जो है वो जानकारी है। लेकिन पूरी तैयारियां की गई हैं। अभी ज्यादा दूरी वाले जो कांवड़िए हैं वो जाहिर तौर पर संभल शहर से गुजर रहे हैं, लेकिन आज रात से और कल पूरे दिन, शिवरात्रि के दिन, एक अलग तस्वीर जो है वो संभल शहर से देखने को मिलेगी, जब हजारों की संख्या में कांवड़ियों की मौजूदगी है, गौरव, न सिर्फ, और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे होंगे, पहुंचेंगे। कल सुबह से आप संभव है कि देखेंगे कि भक्तों का तांता लगा रहेगा और इसीलिए प्रशासन अलर्ट पर है। आज देखिए जो कांवड़िए निकल रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। गौरव ने रिपोर्ट भी दिखाई है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आज सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? अगली तारीख क्या डिसाइड हुई है कोर्ट में कि कब इस मामले की सुनवाई होगी, कि कूप की यथास्थिति बनी रहेगी, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा? और एक नई बात कि जो मस्जिद है वो भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है, जो दावा सरकार की तरफ से पेश किया गया है। जी देखिए, जहां तक तारीख की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि अगली कौन सी डेट रखी जाए जिसपे ये सुनवाई हो सके। चूंकि जाहिर तौर पर आज कोर्ट जो थी चीफ जस्टिस की वो 1 बजे तक ही बैठी थी, इसी वजह से नंबर नहीं आ सका। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो अगली तारीख होगी उस पर जो सुनवाई होगी उस पर निश्चित तौर पर जो सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से तमाम तथ्य रखे गए हैं, जिस तरीके से ये बताया गया कि इन कुओं का कितना प्राचीन महत्व है, कितना ऐतिहासिक इनका महत्व है, और कहीं ना कहीं जो मस्जिद कमेटी है वो इनका विकास नहीं होने देना चाहती। इस वजह से कवर करते हैं भारतीय क्राइम बीट के जो याचिका, ये जो संभल के मास्टरमाइंड है उनके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन जल्दी से एक बार बता दीजिए कि मास्टरमाइंड साठा के बारे में क्या अभी कोई जानकारी पुलिस को लग पाई है, उत्तर प्रदेश पुलिस को? जी देखिए, जहां तक साठा की बात किया जाए, चूंकि वो दुबई में बैठा हुआ है और निश्चित तौर पर ISI और डी कंपनी के एक तरीके से कहा जा सकता है कि छत्र छाया में है। लेकिन जहां तक साठा की बात की जाए तो एक समय वो मामूली सा ब्लू लाइन बस का ड्राइवर था, एक कार चोर था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू किया और यूपी में उसके ऊपर करीब 50 से ज्यादा मामले हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी साठा को गिरफ्तार किया था और हरियाणा में भी उसके ऊपर मामले थे। लेकिन साठा जैसे ही दुबई पहुंचता है वो कहीं ना कहीं संपर्क में आता है जो ISI के पूर्व अधिकारी होते हैं, पाकिस्तान पुलिस फोर्स के जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं उनके संपर्क में आता है और उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड और ISI की सरपरस्ती में काम करने लगता है। क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या उसे दुबई से भारत लाना मुश्किल काम है?
जी देखिए, जहां तक विदेश नीति की बात की जाती है उसके तहत ही जो अपराधी होते हैं उनको यहां पर लाया जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से साक्ष्य सामने आए हैं और खासतौर पे संबल हिंसा की अगर हम बात करें तो संबल हिंसा में साठा का रोल साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि जब गुलाम शाह को गिरफ्तार किया गया तो उसने साफ तौर पे ये बताया कि किस तरीके से उसे दुबई से आदेश आया था, कैसे हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए गए थे, कैसे हथियार लोगों को मुहैया कराए गए थे, और इसमें कहीं न कहीं साठा का रोल जो था वो पूरी तरीके से था। निश्चित तौर पर ये तमाम रिपोर्ट जो यूपी पुलिस तैयार करेगी वो इंटरपोल को शेयर आगे करेगी और उसके बाद ही साठा को दुबई से भारत लाने का रास्ता तय हो सकेगा, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। और गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। संभल में मस्जिद विवाद की आड़ में हिंसा भड़की और इसका मास्टरमाइंड जिस साठा का जिक्र अनुज कर रहे थे, जिसको लेकर अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि उसको हिंदुस्तान कैसे लाया जाएगा। पुलिस के शिकंजे से वो हजारों किलोमीटर दूर है। इसका नाम है शारिक साठा। शारिक साठा दुबई में बैठकर अपने गैंग को हैंडल कर रहा है और दाऊद की डी कंपनी का लाडला बना हुआ है, क्योंकि दाऊद कंपनी चाहती है कि हिंदुस्तान में उपद्रव हो और वही काम अगर साठा कर रहा है तो दाऊद कंपनी उसे अपना लाडला समझेगी। लेकिन क्या आपको शारिक साठा की क्राइम कुंडली के बारे में पता है? मैं जरा कुछ जानकारी उसके बारे में आपको देने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कौन है ये शारिक साठा जिसने संभल में जो इतना बड़ा बवाल हुआ था उसके पीछे ये मास्टरमाइंड माना जाता है। शारिक साठा का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में साल 1971 में हुआ था और आपको हैरानी होगी कि इस खूंखार गैंगस्टर के पिता मुंबई की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, यानी कि पिता प्रोफेसर और बेटा खूंखार गैंगस्टर हो। साठा बचपन में ही बुरी संगत में पड़ गया था और इसी वजह से सिर्फ 8वीं तक पढ़ सका ये, और इसने स्कूल छोड़ दिया इसके बाद 8वीं के बाद। संगत और शौक इतने बुरे थे कि उन्हें पूरा करने के लिए मजदूरी करने लगा। सोचिए, जिसका बाप प्रोफेसर हो वो लड़का अपना शौक पूरा करने के लिए मजदूरी कर रहा है और फिर ट्रक का हेल्पर भी बन गया। हालांकि कुछ ही वक्त के बाद वो हेल्पर से ड्राइवर बन गया और उसने 7 से 8 साल तक ट्रक चलाए। अब जो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम शारिक साठा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपको किसी ने बताई। शारिक साठा ने दिल्ली की किलर लाइन कही जाने वाली ब्लू लाइन बस में भी ड्राइविंग की थी। वो जहांगीरपुरी से कनॉट प्लेस के रूट पर बस चलाता था। साल 1996 में अपराधी नूर अब्दुल के संपर्क में यहां आता है और वो अब्दुल के साथ मिलकर चोरी डकैती करने लगा दिल्ली में। एक तरफ ब्लू लाइन बस चला रहा था और दूसरी तरफ चोरी डकैती में भी इसका नाम आ रहा था। शारिक साठा का कार चोरी, ट्रक चोरी के साथ पूरे देश में एक नेटवर्क फैल गया। अब आपको शारिक साठा नाम कैसे पड़ा इसका वो भी बता देता हूं। दरअसल 60 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से, माफ कीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से इसका नाम साठा पड़ा, क्योंकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता था। यह भारी वाहनों को 60 की स्पीड से चलाने में माहिर था। 1999 में शारिक पहली बार जेल गया था और 2013 तक शारिक पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। यह है इसकी क्राइम कुंडली, जन कुंडली। कहां रहा, कैसे ये शारिक से साठा बन गया।